हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पीएसटीसी एग्जामिनेशन 2023 बीएसटीसी पीटीईटी 2023 तैयारी 450 से ऊपर की एजुकेशन हब मास्टर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम करने जा रहे हैं मेवाड़ हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री जीके। तो हम राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं कुंभा के बारे में। कल हमने कई राजाओं के बारे में पढ़ा मेवाड़ के। उससे पहले भी हमने मेवाड़ की जो गुहिल रावल शाखा थी उनका अध्ययन किया, और कल हमने किया था जो राणा शाखा है उनका अध्ययन किया। तो आज हम करने जा रहे हैं कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने कुंभा के लिए एक विशेष क्लास लगाई है कुंभा के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं जल्द से जल्द। तो कुंभा ने 1433 से 1468 में 68 तक राज किया, जिसमें उनके बारे में बताते हैं कि उनके पिता का नाम तो मोकल था, पिता का नाम था मोकल, माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। संरक्षक राव रणमल यानी कि उनके पिताजी के मामा, मोकल के मामा। और जब आगे बात करें, कुंभा ने राव रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। चाचा मेरा और महजा पंवार को कुंभा ने मारने में हासिल किया और अपने पिता का बदला लिया। उसके बाद में राव रणमल ने सिसोदिया के नेता राघवदेव की हत्या करवा दी, जो यहाँ का सिसोदिया का नेता था सिसोदियाओं में। तो राव रणमल ने अपनी कटुता की वजह से राघवदेव की हत्या कर दी और भारमली नामक दासी की सहायता से राव रणमल की हत्या करवा दी गई। वो इन्होंने ही करवाई थी, राव कुंभा या फिर सिसोदिया लोगों ने। भारमली नामक दासी थी राणा कुंभा के दरबार में, तो उसी की सहायता से राव रणमल की हत्या करवा दी गई। राव रणमल मतलब बहुत बड़ा और पराक्रमी राजा था, उसे हर किसी के मारने का मतलब नहीं हो सकता था। इसलिए भारमली दासी है, उसने कुछ कटुता रसी और उसी के बहाने उसे मारा। जब बात करते हैं आगे, रणमल का बेटा जोधा वहाँ से यानी कि मेवाड़ से भाग गया और बीकानेर के काहुनी गांव में शरण ली, और चुंडा ने कालांतर में मंडोर पर भी अधिकार कर लिया। चुंडा जो राणा कुंभा के पिता मोकल का भाई था, बड़ा भाई कह सकते हैं। ये एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ओहो, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो जैसे ही रणमल को मारा गया तो उसका बेटा मेवाड़ से भाग गया और बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। और उस समय जब वो भाग जाता है तो चुंडा कालांतर में मंडोर पर भी अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट है आवल बावल की संधि, जो 1453 में होती है। तो इस संधि में क्या होता है, आवल बावल की संधि, इस संधि में मंडोर जोधा को वापस सौंप दिया जाता है। सोजत जो पाली के अंतर्गत है, जहाँ की मेहंदी फेमस है, सोजत को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया जाता है। कुंभा के पुत्र रायमल की जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से शादी कर दी जाती है। किससे शादी कर दी जाती है? श्रृंगार कंवर और कुंभा के पुत्र रायमल से। और नेक्स्ट आता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। इसमें कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य कुंभा की विजय हुई है
और उसी समय ये विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ बनाया जाता है उस युद्ध की विजय के अंतर्गत। और युद्ध का कारण होता है मोगल के हत्यारों को महमूद खिलजी ने शरण दी थी। जो मोगल था उनके हत्यारा चाचा मेरा मैजा पमार, तो उन तीनों को महमूद खिलजी ने शरण दी थी, इसलिए कुंभा ने उनसे युद्ध किया और मारा महमूद खिलजी को। उसके बाद में पढ़ते हैं चांपानेर की संधि जो 1456 में होती है। 1456 में होती है। इसमें महमूद खिलजी जो मालवा से हैं और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य और इनके मध्य संधि होती है कि हम कुंभा से युद्ध लड़ेंगे मिलकर, और इनका जो उद्देश्य होता है वो कुंभा को हराना होता है। उसके पार्ट में पढ़ते हैं बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध। बदनौर आज भी जगह भीलवाड़ा के अंतर्गत है, जो 1457 में हुआ था। ये कुंभा व महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह राणा कुंभा की विजय होती है। इसमें भी दोनों भले ही आ जाते हैं। 1456 में तो चांपानेर की संधि होती है और 57 में युद्ध हो जाता है। और उसके बाद में होता है नागौर युद्ध। नागौर युद्ध चमस खां की सहायता कुंभा ने की व मुजाहिद खां को हराया। कुंभा ने सिरोही के राजा सहसमल देवड़ा को भी हरा दिया था। कुंभा ने कई युद्ध लड़े हैं, हम आगे पढ़ेंगे कुंभा के बारे में और भी विस्तृत। चमस खां की सहायता की थी कुंभा ने और मुजाहिद खां को हराया, यानी कि मुजाहिद खां और चमस खां दोनों लड़े, तो कुंभा ने चमस खां की सहायता की। और कुंभा ने सिरोही के जो राजा थे सहसमल देवड़ा, उनको भी हरा चुके हैं इस कुंभा। जब नेक्स्ट पढ़ते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। अभी युद्ध के बारे में पढ़ा, अब सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले स्थापत्य कला में पढ़ते हैं तो विजय स्तंभ आता है कुंभा का, जिसमें जो चित्तौड़ में है 1437 सारंगपुर युद्ध की उपलब्धि में बनाया था। अभी हमने पढ़ा है जो सारंगपुर युद्ध महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, उस युद्ध के बाद में बनाता है। और अन्य नाम है इस विजय स्तंभ का विष्णु ध्वजगढ़, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। ये भवन, ये जो कीर्ति स्तंभ है या फिर विजय स्तंभ है, 9 मंजिला है और लंबाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है और 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। ये भी विशेष क्वेश्चन बन सकता है कि विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ की कौन सी मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, तो 8वीं। और तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह का नाम लिखा गया है। और इनके जो वास्तुकार है तो जेता, नापा, पुंजा और पोमा है, किसके? कीर्ति स्तंभ के। और महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। महाराणा स्वरूप सिंह है, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया, कुंभा के जो बाद में राजा हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। अभी भी जो कीर्ति स्तंभ है उसका चिन्ह, फोटो हमारे राजस्थान में कई चिन्हों के लिए यूज़ किया जाता है, उपयोग लिया जाता है। जैसे प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी कीर्ति स्तंभ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का भी कीर्ति चिन्ह है। और अभिनव भारत संगठन, जो वीर सावरकर का संगठन है, उसका भी जो प्रतीक चिन्ह है वो कीर्ति स्तंभ ही है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था और डाक टिकट कब जारी हुआ था, वो क्वेश्चन या फिर ये प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की जो तुलना है वो कुतुब मीनार से की है।
और फर्ग्यूसन विजय स्तंभ की तुलना इटली रोम में टार्जन टावर है उससे करता है। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके लेखक है अत्रि और महेश। कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद, ध्यान रखना, ये याद रखना, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक का नाम क्या है, तो वीर विनोद। ये देख सकते हैं यहाँ पर वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण, मेवाड़ में 84 किले हैं जिनमें से 32 किलों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इसलिए कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब आते हैं किले। जो कुंभा ने मुख्य किले बनाए, 32 किले बनाए वैसे तो, लेकिन जो 4-5 मेन प्रमुख किले हैं और उनके वास्तुकार कौन थे। सबसे पहले उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया जो राजसमंद में है, और उसका वास्तुकार मंडन है। और इसका जो लेखा जोखा है या फिर इसके बारे में जो पढ़ने को मिलता है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत मिलता है। और इसके लेखक है महेश, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश हैं। फिर आता है अचलगढ़, सिरोही में है, पुनर्निर्माण करवाया था इसका। अचलगढ़ एक ऐसा दुर्ग है जिसका पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। फिर है मचार दुर्ग, ये मेर जनजाति पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। मेर जनजाति होती है और उनके लिए बनाया गया था। एक है भूमट दुर्ग, ये भील जनजाति पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। पुराने समय में भील जो मतलब कभी कभार भील जनजाति थी जो मतलब ऐसा करते थे कि चोरी वगैरह करने में भी मतलब हाथ डाल देते थे, तो उनके जो नियंत्रण के लिए ये भूमट दुर्ग बनाया गया था। फिर आते हैं कुंभ स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर है ये। और कुंभ स्वामी मंदिर कुंभा ने 3 बनाए, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार संवरी मंदिर, इसका निर्माता तो है वेलका भंडारी और इसका अन्य नाम शांतिनाथ जैन मंदिर है। शायद इसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया है। फिर आते हैं रणकपुर का जैन मंदिर, जो 1439 में निर्मित जैन व्यापारी धरणक शाह द्वारा बनाया गया है। ये धरणक शाह द्वारा बनाया गया है और इसके वास्तुकार देपाक है। चौमुखा मंदिर है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और 1444 स्तंभ, और इसे स्तंभों का अजायबघर भी कहते हैं। इसे स्तंभों का अजायबघर भी कहते हैं। जब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुंभा के शासनकाल में साहित्य की। कुंभा के शासनकाल में साहित्यकार भी रहे हैं बहुत अच्छे, और कुंभा खुद भी एक बहुत अच्छे से साहित्यकार थे। कुंभा की खुद की भी कई पुस्तकें हैं। और जब कुंभा के साहित्य के या फिर संगीत गुरु की बात करें तो सारंगधर व्यास हैं। और कुंभा की पुस्तकों के बारे में बात करें तो कुंभा ने 5 पुस्तकें लिखी थी। पहली है सुधा प्रबंध, दूसरी है कामाराज रतिसार, इसके 7 भाग है। उसके बाद में संगीत सुधा, उसके बाद में संगीत मीमांसा, और उसके बाद में संगीत राज। इसके 5 पार्ट है और इसके 5 पार्ट को अपन पढ़ते हैं। संगीत के 5 भाग, संगीत राज के 5 पार्ट। तो संगीत राज के 5 पार्ट है। एक तो है पाठ्य रतन कोश, दूसरा है गीत रतन कोश, तीसरा है नृत्य रतन कोश, चौथा है वाद्य रतन कोश, 5वां है रस रतन कोश। और नेक्स्ट बात करते हैं कुंभा की टीकाएं। जो कुंभा ने टीकाएं लिखी है, कुंभा ने कई टीकाएं लिखी हैं। कुंभा ने जयदेव की जो गीत गोविंद है उसके ऊपर रसिक प्रिय टीका लिखी है। और जो सारंगधर की संगीत रत्नाकर पुस्तक है उसके ऊपर भी एक टीका लिखी है। जो बाण भट्ट की चंडी
शतक हैं उसके ऊपर भी एक विस्तृत में एक टीका लिखी है। कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं। हालांकि कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं और ये 3 भाषा का विद्वान था, मेवाड़ी यानी कि मेवाड़ की भाषा, कन्नड़ और मराठी। और जब नेक्स्ट बात करते हैं कुंभा के दरबारी कवियों के बारे में या दरबार में जो भी अच्छे व्यक्ति थे, तो कुंभा के 8 थे ऐसे। जैन कवि अलग हैं। जैन कवियों के अलावा 8 कवि थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है काना व्यास का, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा था। और एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग कुंभा द्वारा राजवर्णन लिखा गया है। जो कुंभा ने जो भी राज किया है उसके बारे में एकलिंग महात्म्य में प्रथम भाग है एकलिंग महात्म्य का, उसमें कुंभा ने जो भी राज किया है उसके बारे में वर्णन मिलता है फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद में आते हैं मेयाजी दूसरे नंबर पर, जिन्होंने तीर्थमाला की रचना की है। उसके बाद में आते हैं मंडन, वास्तुसार है, देवमूर्ति प्रकरण है, राजवल्लभ है, रूपमंडन है, कोदंड मंडन है और वेद मंडन। इन्होंने कई प्रकार की मतलब रचनाएं लिखी है। और जब नेक्स्ट बात करते हैं नापा की, इनके नेक्स्ट जो कवि है वो है नापा, जिन्होंने वास्तु मंजरी के बारे में लिखा। वास्तु मंजरी नाम करके एक पुस्तक लिखी। उसके बाद में बात करते हैं गोविंद देव थे। तो इन्होंने द्वार दीपिका, उद्धार धारिणी, कलानिधि, सार समुच्चय आदि मतलब कई रचनाएं लिखी हैं। रमाबाई, नेक्स्ट आता है रमाबाई का नाम। ये कुंभा की खुद की पुत्री थी। इनकी संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी कुंभा की तरह ही। कुंभा ने इसे वागीश्वरी की संज्ञा दी, उपाधि दी। वाक धन ईश्वरी यानी कि बोलने की ईश्वर, या फिर जिनकी जुबान सबसे अच्छी हो वागीश्वरी कही जाती हैं। और इनको जावर क्षेत्र था वो रमाबाई को दे दिया गया पूरा का पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तिला भट्ट के बारे में। और उसके बाद में आता है हीरानंद मुनि। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभा के दरबार में जैन विद्वान। तो जैन विद्वानों की बात करें तो इसमें आता है सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। ये 4 जैन विद्वान हैं। और कुंभा की जो उपाधियां हैं वो भी कई पुस्तकों में उनको अलग अलग उपाधियां मिल रखी है। जैसे हिंदू सुल्तान है, हिंदुओं का रक्षक। उसके बाद में अभिनव भट्टाचार्य है, ये संगीत के अंतर्गत मिला हुआ है। उसके बाद में राणा रासो है, ये साहित्य के अंतर्गत है। उसके बाद में हाल गुरु ये पहाड़ी किलों का विजेता है, उसके अंतर्गत है कि पहाड़ी किलों के कई पहाड़ी किले जीते हैं, तो उनको हाल गुरु का नाम दिया गया। उसके बाद में चाप गुरु यानी कि अच्छे धनुर्धर थे वो। फिर है परम भागवत, जो गुप्त वंश की उपाधि धारण की उन्होंने। ये परम भागवत गुप्त वंश की उपाधि है, तो इन्होंने ग्रहण की थी। उसके बाद में आदि वराह गुर्जर प्रतिहार की उपाधि है, जो भी इनको मिली थी। कुंभा की जो हत्या है उनके पुत्र उदा ने की थी, कुंभलगढ़ किले में ही की थी। तो आज का इतना ही। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली क्लास में। अभी हम राजस्थान जीके कर रहे हैं, जिसमें अभी चल रहा है हमारे हिस्ट्री।
जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगा तो हम पढ़ेंगे जियोग्राफी राजस्थान की। और राजस्थान की जियोग्राफी मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री के साथ साथ में ही राजस्थान जियोग्राफी चलानी चाहिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा 3-4 दिन में ये शुरू करने की जियोग्राफी। और अगर नहीं कर सका तो रोज़ाना अब हिस्ट्री के 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे और उसके बाद में जल्द से जल्द हिस्ट्री ख़त्म करके जियोग्राफी करवाएंगे। ज़्यादातर चांस रहेगा मैं जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों साथ में रखूं और उसके बाद में कला संस्कृति और पॉलिटिकल वो साथ साथ में रख लेंगे। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि जियोग्राफी और हिस्ट्री साथ में रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। BSTC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यही है, जो आज ऑनलाइन कोर्स भी कई रुपयों में मिलते हैं तो उसे जो गरीब स्टूडेंट है वो कोर्स ले नहीं पाते, तो उनके श्योर सिलेक्शन के लिए हम क्लास लगाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।